नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आई लखनऊ से। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने वाले से पुलिस पूछताछ में जुटी है। हिरासत में लेने के बाद आरोपी से लखनऊ के हुसैनगंज थाने में लगातार पूछताछ चल रही है। यह घटना उस वक्त हुई जब कन्हैया कांग्रेस के दफ्तर में हो रहे कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या पता चल रहा है? किशोर, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर एक शख्स ने यूपी कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही स्याही फेंकने की कोशिश की है। दरअसल कन्हैया कुमार पहुंचे थे युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बताया जा रहा है कि कन्हैया कुमार जैसे ही मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तभी वहां खड़ा एक शख्स ने उन पर स्याही फेंकने की कोशिश की है और जो मौजूद वहां कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने उस शख्स को पकड़ा, उसकी पिटाई भी की। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया। यूपी के लखनऊ में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर एक युवक ने स्याही फेंकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो लोग उसे घसीटते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर ले आए और वहां भी आरोपी को जमकर पीटा। हालांकि इसी बीच वहां कुछ पुलिस वाले पहुंच गए और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चंगुल से उसे छुड़ाने की कोशिश की, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से सफल हो पाए। लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और कुछ लोग गाली गलौज करते हुए सुनाई दिए। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और फिर से वो लोग उसे पीटने के लिए उग्र हो गए, जिसके बाद पुलिस वाले आरोपी को अपनी सुरक्षा में लेकर वहां से जाने लगे। मगर उसके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज लगातार जारी रही, जबकि कुछ तो ये कहते हुए सुनाई दिए कि स्याही फेंकने की कोशिश करने वाला युवक बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ा है। इस मारपीट और हंगामे की वजह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जिसे देखते हुए वहां पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि माहौल न बिगड़ने पाए। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पार्टी दफ्तर में होने वाली युवा संसद में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मौजूद उस युवक ने कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकने की कोशिश की, जिसमें वो बाल बाल बच गए। ऐसा होते ही कुछ लोग कन्हैया कुमार को वहां से निकालकर पार्टी दफ्तर के अंदर ले गए, जबकि बाकी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मीडिया के सवाल पूछने पर आरोपी ने एबीवीपी से जुड़े होने की बात को खारिज कर दिया। इस घटना पर जब कन्हैया कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ किया कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं। केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे भी लखनऊ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने का ऐलान किया। साथ ही वो विरोधियों पर हमला बोलने से भी नहीं चूके। बताया गया कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार युवा संसद के अलावा लखनऊ में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने भी पहुंचे, जिनमें लखनऊ सेंट्रल सीट से पार्टी उम्मीदवार सदफ जाफर भी शामिल हैं, जिनके नामांकन में भी उनको हिस्सा लेना था। सदफ जाफर 2019 में लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान चर्चा में आई थी और इसी मामले में लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। सौभाग्य की एक बात यह कि लखनऊ पार्टी दफ्तर में हुई इस घटना पर कुछ कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फेंकी गई स्याही नहीं बल्कि केमिकल था, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई। चुनाव आयोग से रैलियों पर मिली छूट के बाद यूपी के मेरठ में प्रचार करने पहुंचे एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा में भीड़ उमड़ पड़ी। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि जनसभाओं में अब 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। साथ ही घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या भी बढ़ाकर 20 कर दी गई थी। जिसके अगले ही दिन मेरठ पहुंचे ओवैसी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ओवैसी वहां सिवाल खास विधानसभा सीट के लिए पार्टी का प्रचार करने पहुंचे थे, जहां इतने लोग जुट गए कि खुद ओवैसी के लिए भी आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। चुनाव आयोग के नियमों को ताक पर रखकर वहां चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दिए। जिन्हें जगह नहीं मिली वो इमारतों की छतों और पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए। बाद में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने वहां मोटरसाइकिल पर बैठकर रैली भी निकाली। सौभाग्य की बात यह कि इस जनसभा के बाद ओवैसी को वहां घर घर जाकर पार्टी का प्रचार भी करना था, लेकिन खबर है कि इसके लिए प्रशासन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। छात्रों को भड़काने के आरोप में मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ को गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले ही बड़ी संख्या में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने कोरोना की वजह से परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग पर प्रदर्शन किया था। आरोप है कि हिंदुस्तानी भाऊ के भड़काने पर ये छात्र सड़कों पर उतरे थे।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें हिंदुस्तानी भाव की गाड़ी प्रदर्शनकारी छात्रों से घिरी नजर आई। गाड़ी के अंदर से ही उन्होंने छात्रों की मांग का समर्थन किया और ये ऐलान किया कि अगर जल्द मांग नहीं मानी गई तो वो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अगर ये सोच रहे कि मैं वो नहीं सुनेंगे तो फिर वापस ऐसे ही तादाद में उतरेंगे। देखो, इस ऐलान के तुरंत बाद वो अपनी गाड़ी का सनरूफ खोलकर बाहर निकल आए। ये देख छात्रों का जोश और बढ़ गया और वो यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव का वीडियो मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखाई दिए, जबकि कुछ तो अपने हाथों को हवा में उठाकर तालियां बजाते भी वीडियो में नजर आए। लेकिन यह प्रदर्शन उस वक्त उग्र हो गया जब बड़ी संख्या में छात्र राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के आवास पर पहुंच गए थे, जहां पुलिस और छात्रों की झड़प के बाद हिंसा हुई। जिनको भड़काने के आरोप में ही मुंबई पुलिस ने यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव को गिरफ्तार किया और बताया कि एक दिन पहले हुई हिंसा के वीडियो की पड़ताल कर बाकी आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई। इनके साथ में और कौन थे, इनके पीछे अगर और कोई हैं जो इश्यूज हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। इस कार्रवाई के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। निवेदन देने के लिए बुलाया था, दंगल करने के लिए किसको नहीं बुलाया था, ना ये कौन से पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा था। एक दिन पहले हुई हिंसा को देखते हुए पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आई। सौभाग्य की बात है कि बांद्रा कोर्ट से 3 दिन की हिरासत मिलने के बाद अब मुंबई पुलिस यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाव के पॉलिटिकल कनेक्शन की जांच में जुटी है और उनके सोशल मीडिया पोस्ट की भी पड़ताल शुरू कर दी गई। जबकि पेशी के दौरान कोर्ट में दिए गए अपने लिखित जवाब में उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए माफी मांगी। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए निवेश करने वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बजट में निर्मला सीतारामन ने घोषणा कर दी कि क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट से कमाई करने वालों को टैक्स देना पड़ेगा। I propose to provide that any income from transfer of any virtual digital asset shall be taxed at the rate of 30%, 30%. अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट से जुड़े ट्रांजैक्शन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, सरकार क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों को रियायत देने के मूड में नहीं दिख रही। उसने क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लगाने का भी ऐलान किया। I also propose to provide for TDS on payment made in relation to transfer of virtual digital asset. कहा जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए शीतकालीन सत्र में एक बिल भी लाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाँ, वित्त मंत्री ने बजट में इससे होने वाली आमदनी पर टैक्स लगा दिया और यह साफ कर दिया कि अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी के जरिए आमदनी हो रही है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा, जिसमें वो तोहफे भी शामिल होंगे जो क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट के जरिए दिए गए हैं। मतलब यह कि जिसे तोहफा मिला उसे सरकार को 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की डिजिटल करेंसी है जिसे आप छू तो नहीं सकते लेकिन रख सकते हैं, जिसे एक यूनिक प्रोग्राम कोड से बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी कॉपी बना लेना या फिर धोखाधड़ी कर पाना करीब करीब नामुमकिन बताया जाता है। क्रिप्टो करेंसी को कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि सरकार या समझ लीजिए कि रिजर्व बैंक, रेगुलेट नहीं करता है और इंटरनेट पर ही इसे बनाया जाता है और वहीं पर उससे निवेश और लेन देन किया जाता है। पिछले कुछ समय से भारत में क्रिप्टो करेंसी के जरिए लेन देन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई, जिसके बाद सरकार ने इससे होने वाली आमदनी को टैक्स के दायरे में ला दिया। हालांकि क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल होगी या नहीं, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। सौभाग्य की बात यह कि इससे पहले सरकार लॉटरी या गेम शो से जीती गई राशि पर 30% टैक्स लगाती थी और अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर भी उतना ही टैक्स लगेगा। वैसे बजट से पहले हुए आर्थिक सर्वेक्षण में इस पर सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन बाद में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल का बयान आया था कि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर नपा तुला और सधा हुआ रुख अपनाएगी। बजट का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। संसद में पेश हुए बजट के बाद शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में तेजी से सेंसेक्स 848 अंक उछलकर 58,863 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 237 अंक चढ़कर 17,577 पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की तारीफ की और इसे आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। ये आम आदमी का बजट है जिसमें गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास किया गया है।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी अपने नामांकन के दौरान भावुक हो गए। उन्होंने चमकौर साहिब विधानसभा सीट से अपना ये नामांकन दाखिल किया और इसी दौरान ईडी के छापों पर बोलते हुए वो भावुक हो गए। चरणजीत सिंह चन्नी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने भदौड़ सीट से भी अपना पर्चा भरा था। 15 साल थोड़े विचरी है, इसके भी दिन फतेह दूर नहीं गया। आज थोड़ा मैं कोई सामने महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में वाइन बेचने के फैसले पर सियासी घमासान छिड़ गया। एक दिन पहले औरंगाबाद से एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील इस मुद्दे पर उद्धव सरकार पर भड़क गए थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके जिले में सुपरमार्केट में वाइन बेची जाएगी तो वो वहां तोड़फोड़ करेंगे। अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाए। एआईएमआईएम सांसद की इस चेतावनी के बाद शिवसेना ने ये साफ कर दिया कि अगर ऐसा होता है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। संविधान को नहीं मानेंगे तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका और रूस के बीच जारी तनाव से जुड़ी यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अमेरिका और रूस बुरी तरह भिड़ गए और ऐसे भिड़े कि विश्व युद्ध की आशंका और गहराती चली गई। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई थी, जहां अमेरिका और रूस के राजदूत एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों मौजूदा तनाव के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहे। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस का रवैया पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, तो रूस ने यह कह दिया कि अमेरिका चाहता है कि अब युद्ध हो ही जाए। एहतशाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतशाम, और क्या पता चल रहा है? जी किशोर, एक तरफ जहां यूक्रेन और रशिया की सेना आमने सामने खड़ी है, वहीं जब इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ में चर्चा हुई तो अमेरिका और रशिया के राजनयिक एक दूसरे के आमने सामने नजर आए। दोनों में तीखी झड़प भी हुई, जिससे ऐसा लगता है कि जंग को रोकना अब मुश्किल हो जाएगा। रशिया का ये कहना है कि अमेरिका को उसके आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं अमेरिका लगातार ये दबाव बना रहा है कि रशिया को पीछे हटना ही होगा। मतलब अब यूक्रेन का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में भी उछल गया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और रूस एक दूसरे से बुरी तरह भिड़ गए। अमेरिका यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सेना की जबरदस्त तैनाती के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद पहुंचा था, जिसके बाद वहां यूक्रेन पर ओपन मीटिंग हुई, जहां दोनों देश एक दूसरे पर आरोपों के पहाड़ लेकर टूट पड़े। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रूस पर और रूस के राजदूत अमेरिका पर सरेआम मुंह से बम दागते नजर आए। यूएन की ओपन मीटिंग में अमेरिका ने अपने आरोप दोहराए और यूक्रेन विवाद को सुलगाने का ठीकरा रूस पर फोड़ दिया। If Russia further invades Ukraine, none of us will be able to say we didn't see it coming, and the consequences will be horrific. अमेरिका के आरोपों पर रूस भी चुप नहीं बैठा। संयुक्त राष्ट्र में उसके राजदूत ने अमेरिका को ही आग भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दिया। Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны. Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет, как будто вы хотите сделать реальностью вашу думу। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका ने आरोप लगाया कि जितनी सेना रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर पर लाकर खड़ी कर दी है, उतनी पूरे यूरोप ने कई दशकों में नहीं देखी। जिस पर रूस ने पलटवार किया कि संयुक्त राष्ट्र ने रूस की फौज की तैनाती की पुष्टि नहीं की है। और तो और अमेरिका के पास भी कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि वो यूक्रेन पर हमला करने का प्लान बना रहा है। रूस ने साफ कहा कि वो पहले भी अपनी जमीन पर अपनी सेना तैनात करता रहा है, इसलिए अमेरिका को उसके आंतरिक मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। रूस ने अमेरिका पर यह आरोप लगाया कि वो जंग की चेतावनी दे देकर फालतू में डर का माहौल बना रहा है, तनाव बढ़ा रहा है। रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया और दो टूक कहा कि अमेरिका जंग की बात कहकर दुनिया को गुमराह कर रहा है और सही जानकारी सामने नहीं आने दे रहा। लेकिन अमेरिका अपने दावे पर डटा रहा और यूएन में उसकी राजदूत ने फिर दोहराया कि रूस यूएन की मीटिंग के दौरान भी यूक्रेन बॉर्डर पर अपने सैनिक और हथियार भेज रहा है। तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच अमेरिका और रूस वाकई भिड़ गए। ये लड़ाई हुई संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन विवाद पर। अब तक तो अमेरिका और रूस बयान जारी करके एक दूसरे पर वार कर रहे थे, लेकिन इस बार अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक ही बुला ली और फिर ऐसा तमाशा हुआ कि भरी मीटिंग में अमेरिका और रूस दोनों देशों के राजदूत बुरी तरह लड़ पड़े। संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दो महाशक्तियां पूरी दुनिया के सामने एक दूसरे को खाने को दौड़ पड़ी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका का पलड़ा भारी था, इसलिए उसने रूस को बुरी तरह घेर लिया और यूएन में अमेरिका की राजदूत ने यह कह दिया कि रूस का आक्रामक रवैया सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोपीय महाद्वीप भी बल्कि पूरी तरह दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया के लिए खतरा, मतलब कि अमेरिका ने सीधी चेतावनी दी कि अगर
रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो फिर जंग तो छिड़ेगी, और ऐसी छिड़ेगी कि यूरोप से मीलों दूर बसे देश भी उसकी आंच से बच नहीं पाएंगे। यानी ऐसा महायुद्ध होगा जिसमें देश के देश कूद पड़ेंगे। अमेरिका का इशारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह आरोप भी लगाया कि रूस यूक्रेन पर धावा बोलने के लिए पूरी ताकत जुटा चुका है। उसे तलाश है तो बस सही वक्त की। वो यूक्रेन पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा है, और इसके लिए रूस अमेरिका और यूक्रेन की ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने पेश कर रहा है जिससे लगे कि वो दोनों ही विलन हैं, और फिर रूस को यूक्रेन पर हमला करने का बहाना मिल जाए। मीटिंग में ज्यादातर देशों ने अमेरिका की हां में हां मिलाई, इसलिए रूस बुरी तरह बौखला गया। आग बबूला रूस ने भी मीटिंग में अमेरिका पर आरोप लगा दिया कि वो यूक्रेन का ब्रेन वॉश कर रहा है, मतलब यूक्रेन को भड़का रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका के मुंह पर यह तक कह दिया कि वो वाकई चाहता है कि युद्ध हो, वो बस युद्ध का इंतजार कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन अमेरिका और रूस का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जब सभी देशों ने अपनी बात कह दी तो फिर अमेरिका ने रूस पर हमला बोला कि रूस का आक्रामक रवैया जंग भड़काने वाला है। इस पर मीटिंग खत्म होते होते रूस ने भी जवाब दिया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका किस धमकी और आक्रामक रवैये की बात कर रहा है। मतलब असल जंग तो जब होगी तब होगी, लेकिन उससे पहले ही रूस और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच को जंग का मैदान बना दिया, और तीखे बयान देकर दोनों एक दूसरे पर जबान से ही गोला बारूद बरसाते रहे। अमेरिका बार बार रूस को यूक्रेन पर हमला न करने की चेतावनी देता रहा, और इस बार वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में ही पहुंच गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर संस्था है, जिसमें लिया गया हर फैसला काउंसिल के सिर्फ 15 सदस्य देशों को ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को मानना ही पड़ता है। यूक्रेन विवाद पर बहस करने के लिए अमेरिका के यूनाइटेड नेशंस पहुंचने की टाइमिंग भी बहुत अहम है। उसने पिछले हफ्ते सुरक्षा परिषद की मीटिंग बुलाई और इसके लिए जनवरी की आखिरी तारीख चुनी। क्यों? क्योंकि 31 जनवरी तक सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता नॉर्वे के पास थी, और कैलेंडर में तारीख बदलते ही, मतलब कि फरवरी शुरू होते ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता रूस के पास जानी थी। और एक बार रूस के पास अध्यक्षता आ जाती तो फिर तो अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन का मुद्दा उठा ही नहीं पाता। हालांकि रूस ने फिर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होने से रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन उसके पास अकेले चीन का ही वोट था, और उधर अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, यूएई, ब्राजील और मेक्सिको जैसे देशों की पूरी टोली थी। इसलिए बहस कराने के लिए जो वोटिंग हुई उसमें रूस और चीन की कोशिश औंधे मुंह गिर गई, और संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन विवाद पर ओपन मीटिंग शुरू हो गई। इस मसले पर यह पहली ओपन मीटिंग थी, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी सदस्य देशों की बिल्कुल आमने सामने बातचीत हुई और सभी ने खुलकर अपनी बात रखी। हालांकि मीटिंग में कोई फैसला नहीं लिया गया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में अमेरिका और रूस जितनी बुरी तरह भिड़े, उसने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को और जोर दे दिया। लेकिन यूएन में रूस के राजदूत ने मौजूदा हालात को दूसरे विश्व युद्ध से ही जोड़ दिया। मीटिंग में रूस ने यूक्रेन की मौजूदा सरकार की तुलना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूक्रेन पर नाजी हिटलर के राज से कर दी, और दो टूक कहा कि यूक्रेन पर नाजियों का कब्जा हो रखा है। असल में इस बयान के पीछे रूस के राजदूत ने यूक्रेन की उस घटना का हवाला दिया जो 2014 में हुई थी। 2014 में यूक्रेन में शुरू हुए आंदोलन ने वहां से रूस के समर्थन वाली सरकार को उखाड़ फेंका था। तभी से यूक्रेन और रूस का विवाद गहरा गया। यूएन में रूस के राजदूत ने 2014 के उस वाकये को 1941 में यूक्रेन पर हिटलर के कब्जे से जोड़ दिया। रूस ने दावा किया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवाद की सनक में यूक्रेन ने हिटलर का स्वागत किया था, लेकिन उसके राज में इतने जुल्म ढाए गए कि लोगों को अपनी गलती समझ आ गई। ठीक वैसे ही यूक्रेन की मौजूदा सरकार ने अमेरिका के साथ मिलकर लोगों को राष्ट्रवाद का सपना दिखाया और यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर दोहराया कि वो भले ही कूटनीति से यूक्रेन के मसले का हल निकालने के लिए जुटे हैं, लेकिन इसके साथ ही चाहे कुछ हो जाए वो हर तरह के हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तो पहले ही रूस को खुली चेतावनी दे चुके हैं कि अगर रूस की फौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो फिर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सिर्फ अमेरिका से ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से। यह शब्द बहुत अहम है और इसलिए कई विश्लेषक इसे तीसरे विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यह लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच नहीं होगी, युद्ध होगा अमेरिका और रूस के बीच, क्योंकि यूक्रेन का साथ देने के लिए अमेरिका इस लड़ाई में कूद जाएगा और यूरोप के देश भी इस विवाद से जुड़ जाएंगे।
100 बात की एक बात यह कि यूक्रेन विवाद पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग न हो, इसके लिए रूस और चीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन अमेरिका और उसके साथियों के आगे उनकी कोशिश नाकाम रही। मगर यह मीटिंग कराने से पहले जो वोटिंग हुई उसमें भारत का रोल भी सामने आ गया। भारत ने किसी भी खेमे का हिस्सा न बनने की अपनी पुरानी नीति अपनाई और वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया, जिसे रूस ने अपने समर्थन के तौर पर देखा और भारत को धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया के बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपू सिंह का पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी के साथ बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हो गया। यह वीडियो 4 दिन पहले का बताया गया, जिसके वायरल होते ही ब्राह्मण समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने बीजेपी नेता दीपू सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये लोग घंटों सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और फिर उन्होंने औरैया कोतवाली के घेराव की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर की गई दीपू सिंह की विवादास्पद टिप्पणी को ब्राह्मण समुदाय का अपमान बताया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। ब्राह्मणों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कतई अक्षम्य है। इन लोगों के उग्र तेवरों को देखते हुए फौरन वहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया, जिसने किसी तरह इन प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। जिस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद यह विवाद बढ़ा, वो औरैया कोतवाली का ही बताया जा रहा है, जिसमें गुस्से से आग बबूला बीजेपी नेता दीपू सिंह फोन पर किसी से बात करते नजर आए और इसी दौरान उन्होंने बगल में बैठे पुलिस अधिकारी संतोष अवस्थी पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी। बहुत बड़ा बवाल होगा। इस वीडियो में कुछ दूसरे पुलिस वाले भी दिखाई दिए। बताया गया कि इनमें ही किसी ने अपने मोबाइल से इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। विवाद बढ़ा तो पुलिस ने बीजेपी नेता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमा दर्ज होने के उपरांत इसमें 2 व्यक्ति दीपू सिंह एवं उनके पुत्र करमवीर सिंह की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा इस मामले में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। सौभाग्य की बात यह कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पुलिस ने किसी मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी नेता दीपू सिंह के कुछ समर्थकों को पकड़ लिया और जब उनके बेटे इन समर्थकों को छुड़ाने पहुंचे तो पुलिस ने बेटे को भी कोतवाली में रोक लिया, जिस पर दीपू सिंह भड़क उठे। इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और फिर बीजेपी नेता और उनके बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केरल के कोट्टायम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सांप पकड़ने के लिए मशहूर वावा सुरेश को कोबरा ने डस लिया, जिसके बाद उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। क्योंकि एक रिहायशी इलाके में घुसे कोबरा को पकड़ने के लिए सांप पकड़ने वाले वावा सुरेश को वहां बुलाया गया, जिसे कोबरा ने डस लिया। ऐसा होते ही वहां इकट्ठा हुए लोग घबरा गए। ऐसा तब हुआ जब वो उसे जूट के एक बैग में भरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोबरा ने उससे पहले उसके दाहिने पैर में डस लिया, जिससे उसके शरीर में जहर तेजी से फैलता चला गया। जिसके बाद उसे फौरन कोट्टायम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 18 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार की खबर है। सौभाग्य की बात यह कि एक दिन पहले हुई इस घटना ने सांप पकड़ने वाले को आईसीयू में पहुंचा दिया, जिसका हाल जानने केरल सरकार के मंत्री भी वहां पहुंचे। इस बीच अस्पताल के डॉक्टरों ने 18 घंटे का वक्त बीत जाने के बाद जानकारी दी कि अब उसका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कनें ठीक चल रही हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी, जिसमें पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को लखनऊ पूर्व से टिकट दिया गया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शाम 6:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। नागपुर में महानगर पालिका की एक ऑनलाइन बैठक के दौरान कांग्रेस के पार्षद रमेश पुणेकर पर सिगरेट पीने का आरोप लगा। बीजेपी ने उनका यह वीडियो जारी करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीएसपी के पूर्व विधायक उमाशंकर कुशवाहा अपने कुछ समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार की राजधानी पटना के पास दानापुर में एक खेत में 2 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने पुरानी दुश्मनी में दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। हम दोस्त हैं, आपका फ्रेंड है, चलिए पीजिए खाइए, उसको मर्डर कर दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद शव को खेत में फेंककर आरोपी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी गई। परिवार वालों से बात करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे तब आगे कुछ खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस की सादाबाद और सिकंदराराव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बैलगाड़ी पर नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस से उनकी बहस हो गई। बताया गया कि पुलिस ने पार्टी उम्मीदवारों के साथ चल रहे समर्थकों की संख्या पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देकर उन्हें बीच सड़क पर रोक दिया।
जिस पर सादाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मथुरा प्रसाद और सिकंदरा राव सीट से पार्टी उम्मीदवार छवि वार्ष्णेय दोनों भड़क गए। इस बीच उनके साथ चल रहे कांग्रेस के दूसरे नेता और कार्यकर्ताओं को इतना गुस्सा आ गया कि वो पुलिस से ही भिड़ गए। गाड़ी नहीं जानी रोड पे। वहीं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही छवि वार्ष्णेय ने बैलगाड़ी पर आने के लिए बढ़ती महंगाई का हवाला दिया। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आम जनता बहुत ज्यादा, वो गरीब जनता तो बहुत परेशान है। पुलिस से थोड़ी देर तक हुई बहस के बाद दोनों प्रत्याशियों का काफिला नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। सौभाग्य की बात यह कि सादाबाद विधानसभा सीट पर बीएसपी का कब्जा है, लेकिन 2017 के चुनाव में यह सीट जीतने वाले रामवीर उपाध्याय इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। वहीं पिछले चुनाव में सिकंदरा राव सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इसके बावजूद इन दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में आयकर विभाग ने एक पूर्व आईपीएस अधिकारी के घर पर छापा मारा, जिसमें उसे करोड़ों की रकम बरामद हुई। ये कार्रवाई यूपी कैडर के डीजी रैंक के रिटायर्ड अफसर राम नारायण सिंह के घर पर 3 दिन से जारी है, जिसके बेसमेंट में बने 3 लॉकर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 करोड़ 77 लाख रुपए कैश बरामद हुए। वहां से इतनी बड़ी रकम मिलते ही हलचल बढ़ गई और इस कार्रवाई के दौरान पूर्व आईपीएस अफसर ने घर के बाहर से अपनी नेम प्लेट हटा ली, क्योंकि उनके घर के बेसमेंट में एक कंपनी का दफ्तर है और उसकी मालकिन राम नारायण सिंह की पत्नी है और यह कंपनी लोगों को किराए पर लॉकर देने का काम करती है, जिसके लिए वहां 650 से ज्यादा लॉकर बनाए गए थे, जिनमें 3 लॉकर से जांच टीम को करीब 6 करोड़ रुपए बरामद हुए। बताया गया कि जिन लॉकर से यह रकम मिली उनमें एक लॉकर किसी बड़े बिल्डर ग्रुप का है, जिस पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से कमाई कर वहां करोड़ों रुपए रखे थे, जिसके लिए उस बिल्डर पर बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के रहने वाले कई अज्ञात लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनवाने का भी आरोप है। यही नहीं, 3 दिन से जारी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए 2 और लॉकर भी आयकर विभाग की टीम खोलेगी, लेकिन उससे एक दिन पहले जिन लोगों के नाम पर वो लॉकर हैं उन्हें वारंट भेजे गए। सौभाग्य की बात यह कि ब्लैक मनी की जानकारी मिलने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम पूर्व आईपीएस अफसर के घर पहुंची थी। बताया गया कि कैश और दस्तावेजों को खंगालने में जुटी जांच टीम ने लॉकर खोलने के लिए ताले और उनकी चाबियों को बनाने का काम करने वाले एक शख्स की मदद ली। एक फोन कॉल के चक्कर में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह की सूरत बिगड़ गई। वो होठों की सर्जरी करवाने के लिए ब्रिटेन पहुंची थी, लेकिन सर्जरी के दौरान ही उन्हें मोबाइल फोन पर जानकारी मिली कि पाकिस्तान में जांच एजेंसी ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद उन्हें अपने होठों की सर्जरी अधूरी छोड़नी पड़ी और इसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया, जिसमें उनके होठ का एक हिस्सा सूजा हुआ नजर आया, जिसकी उन्होंने वजह भी बताई। मैंने कहा इतना महंगाई का दौर है, जो फिलर के दूसरे साइड पे भी डलवाऊं और उसके मैं पैसे दूं तो अकाउंट तो मेरे फ्रीज हो जाएंगे। असल में पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह सर्जरी के लिए मोटी रकम लेकर लंदन पहुंची थी, जिसका एक वीडियो उन्होंने 12 जनवरी को खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें वो ब्रिटेन की करेंसी के कई बंडल दिखाती नजर आई थी। यही नहीं, इस वीडियो में वो पाकिस्तान सरकार की बुराई करती भी सुनाई दी थी। हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। बताया गया कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही पाकिस्तान की जांच एजेंसी FIA ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और फिर उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। सौभाग्य की बात यह कि बैंक खाते फ्रीज होने के बाद पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार हरीम शाह के पास खर्च करने के लिए इतने पैसे नहीं रहे कि वो अपने होठों की सर्जरी पूरी करवा सकें, इसलिए उन्हें सर्जरी को बीच में छोड़कर अस्पताल से जाने का फैसला करना पड़ा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच बिना दर्शकों के मैच होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज के दौरान दर्शक स्टेडियम में नहीं जा पाएंगे। कोरोना खतरे की वजह से यह फैसला लिया गया। दोनों देशों के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार से इस वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग की अदालत ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के अंदर सरेंडर करने को कहा। नितेश पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के थराली में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी शुक्रवार को गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां वो विधानसभा के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गईं, जबकि गेंदबाजों में झूलन गोस्वामी दूसरे स्थान पर बनी हुई हैं।